मैं सतदेव प्रसाद शिक्षक। आइए आप सबों का एसपी मोटिवेशनल पोएम में स्वागत है। सब्सक्राइब कर दें एवं घंटी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि मेरे द्वारा लिखी गई शैक्षणिक, नैतिक और मोटिवेशनल कविता आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ 12वीं की हिंदी भी आप तक पहुंचता रहे। ऐसे आप सभी होनहार हैं। आप सबों में होनहार के सारे लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। इसके बावजूद भी मैं आप में व्याप्त ऊर्जा को उत्सर्जित करने के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा कि गतिमान नदियां लोगों से समुद्र की दूरियां कभी पूछा नहीं करती। अरे कर्मवीरों की हिम्मत कभी टूटा नहीं करती। भले अपना कोई रूठ जाए तो रूठ जाए, पर संघर्षशीलों की किस्मत कभी रूठा नहीं करती। सफलता कभी उसे दूर जाया नहीं करती। तो आइए आज मुझे पढ़ना है गद्य भाग। 12वीं के गद्य भाग का शीर्षक है ओ सदा नीरा, जिसके रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। इस शीर्षक के अंतर्गत चंपारण की सभ्यता और संस्कृति पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है तथा गंडक नदी को आधार मान करके लिखा गया है। यह गंडक नदी जो हिमालय की तलहटियों से चलती हुई, जंगलों की गोद से निकलती हुई, जहां धरती पर अवतरित हुई है, वही से चंपारण की शुरुआत होती है। या वही या यूं कहा जाए वही चंपारण जिला स्थित है और गंडक नदी वहीं से आगे की ओर गुजरी है। तो गंडक नदी हमारे जगदीश चंद्र माथुर ने वो सदा नीरा उन्होंने कहा है मुख्य रूप से गंडक नदी को। वो सदा नीरा किसको कहा है? गंडक नदी को, क्योंकि इस नदी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें निर्मलता है, पवित्रता है और बड़ी ही शुद्धता है। इसलिए इस जगदीश चंद्र माथुर ने ओ सदा नीरा के माध्यम से चंपारण की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश तो डाला ही है, साथ साथ उन्होंने गंडक नदी को भी मान करके, कहा जाए गंडक नदी को आधार मान करके वो सदा नीरा शीर्षक लिखने का काम किया है। तो अगर मैं यह आपको बताना चाहूंगा, आपसे कोई पूछे कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो हम लिखेंगे 16 जुलाई 1917 ईस्वी को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है घर पर हुई, लेकिन 1939 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंग्लिश विषय से एमए पास की। लेकिन उनकी जीवन की सबसे बड़ी खासियत रही, सबसे बड़ी विशेषता रही कि उन्हें हिंदी से भी ज्यादा लगाव रहा, क्योंकि वह उनका अपना मानना था कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस मातृभाषा को कभी भी नजरअंदाज करके नहीं चलना चाहिए। इसीलिए इंग्लिश से एमए करने के बाद, इंग्लिश से एमए किए, फिर भी इन्होंने हिंदी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का काम किया। हमसे यह पूछेगा कि ओ सदा नीरा, अगर प्रश्न आपसे पूछे कि ओ सदा नीरा किस नदी को आधार मान करके लिखा गया है, कुछ ऐसे मेरे प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे प्रश्न हैं। इस प्रश्न में ही उत्तर है। हो सकता है परीक्षा लेने वाला आपसे घुमाकर पूछे, तो अब हमको यह दिमाग रखना है, मानस पटल में इस बात को एकदम भर लेना है कि ओ सदा नीरा गंडक नदी को निमित्त मानकर लिखा गया है। यानी हमें कहने का हमारा भाव है कि आपसे पूछेगा कि ओ सदा नीरा किस नदी को आधार मानकर लिखा गया है, तो लिखेंगे ओ सदा नीरा गंडक नदी को आधार मान करके लिखा गया है। क्या लिखेंगे? ओ सदा नीरा गंडक नदी को आधार मान करके लिखा गया है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि गंडक नदी को आधार मानकर कौन सा शीर्षक लिखा गया है, तो लिखेंगे ओ सदा। हम दोनों के बीच गहरा संबंध है। किसी ओ सदा नीरा के बारे में पूछ सकता है और गंडक नदी के भी बारे में आपसे पूछ सकता है। इसलिए दोनों बातें मुझे याद रखने की जरूरत है। आपसे पूछेगा चंपारण में बाढ़ का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। हम जानते हैं
बाढ़ चंपारण में आना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं और पहाड़ी इलाके में बसे हुए हैं, और जब भी वर्षा होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो हमें ही भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि चंपारण बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। यह जो जगदीश चंद्र माथुर जो नाटककार हैं, लेकिन हमको यह भी रखना है, आपसे पूछेगा कि रचनाकार है कि लेखक है, क्या है, तो हमको यह दिमाग में रखना है कि जगदीश चंद्र माथुर एक सफल नाटककार है। क्या है? जगदीश चंद्र माथुर एक सफल नाटककार है। उसे आपसे पूछेगा चंपारण बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना। तो यह जंगलों कटना जो है, यह जंगलों का जो कटाई हो रही है, यह देख करके हमारे जगदीश चंद्र माथुर काफी दुखी है, जगदीश चंद्र माथुर काफी व्यथित है, क्योंकि उनका अपना मानना है और सच्चाई भी है कि जब जंगलों की कटाई हो जाती है, तो जब वर्षा होती है, वर्षा का पानी आगे की ओर बढ़ता है, तो नदी में अगर पेड़ पौधे ना हो, नदी के किनारे पेड़ पौधे ना हो, जंगल ना हो, तो नदी की धारा स्वाभाविक, नावी की धारा में गति ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से नदी की गति में धारा जब होगी, तो स्वाभाविक है धन जन की काफी क्षति होगी, धन माल की काफी क्षति होती है। इसलिए हमारे जगदीश चंद्र माथुर काफी दुखी है जंगलों के काटने की वजह से। उनका कहना है कि अगर जंगल होंगे, यदि पेड़ पौधे होंगे, तो नदी की धारा उतनी ज्यादा नहीं हो सकती है, नदियों में उफान नहीं हो सकता है, और धन जन की क्षति नहीं हो सकती है, फसलों की बर्बादी नहीं हो सकती है। इसलिए इनका मानना है कि जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, वो सदा मेरा माथुर जी की रचना बोलते क्षण से संबंधित है। आपसे पूछेगा वो सदा मेरा माथुर जी किस रचना से उद्धृत है? वो सदा मेरा माथुर जी किस रचना से ली गई है? वो सदा मेरा माथुर जी किस रचना से संकलित है? तो मुझे याद रखना है, वो सदा मेरा माथुर जी की रचना बोलते क्षण से संबंधित है, उद्धृत है, ली गई है, या बोलते क्षण से संबंधित। मुझे यह संबंध हमेशा याद रखना होगा, वो सदा मेरा बोलते क्षण। फिर आपसे पूछेगा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब है बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का मतलब है आदमी का बौद्धिक मानसिक विकास हो। आदमी का मानसिक, जब तक आदमी मानसिक विकास नहीं कर सकता, जब तक आदमी का बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, वो आदमी सफल नहीं हो सकता। वो इसलिए इनका मानना है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना है कि आदमी का बौद्धिक विकास होना चाहिए। ये देश में जो जितने भी देश गुलाम थे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, जितने भी देश गुलाम थे, या भारत ही कहा जाए, जितने भी देश गुलाम थे, या कोई देश तभी गुलामी से निजात पा सका, कोई भी देश तभी आजाद हो सका, कोई भी देश तभी प्रतापता की बेड़ियों से मुक्त हुआ जब वहां के लोगों में बौद्धिक जागरण हुआ, यानी मानसिक विकास हुआ। तो गांधी जी का कहना है कि आदमी का बौद्धिक विकास जरूरी है, क्योंकि बौद्धिक विकास के अभाव में इंसान नहीं कहला सकता। वो बौद्धिक विकास के अभाव में वो सिर्फ एक जिंदा लाश के समान है। शिक्षा नहीं है, बौद्धिकता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह व्यक्ति है, वह कहने के लिए व्यक्ति है, लेकिन सच में वह व्यक्ति नहीं है, वह तो एक जिंदा लाश है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि चारित्रिक विकास कैरेक्टर में भी होना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। उन्हें कहा कि चरित्र ही जीवन में सब कुछ है। जो आदमी चरित्रवान होता है, वो आदमी अंदर से मजबूत होता है। जैसे देखे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, जितने भी लोग हुए, इन्होंने देश के लिए मर मिटने का काम किया, क्योंकि अंदर से उन्हें चारित्रिक बल था। जो आदमी चरित्र का बेहतर होता है,
जो आदमी चरित्र से अच्छा होता है वह स्वाभाविक है, वह अंदर आदमी इंसान अंदर से काफी बलिष्ठ, काफी मजबूत होता है और सफलता उसके चरणों को चूमती है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा का मतलब है बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास, यह मानव के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर आने का पारे को सोने में बदलने की क्रिया को कीमियाई प्रक्रिया कहते हैं। आपसे पूछेगा पारे को सोने में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो लिखेंगे कीमियाई प्रक्रिया कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, इसका जब पारे में कुछ पदार्थों को मिलाकर जब गर्म किया जाता है तो वह सोने के जैसा हो जाता है। सोने क्या हो जाता है, जब पारे में कुछ वस्तुओं को मिलाकर गर्म किया जाता है तो वह सोने के समान हो जाता है। मैं कहने का यह जल्दी से माधुरी कहने का भाव यह है, चंपारण की मिट्टी काफी उपजाऊ थी। चंपारण की मिट्टी समृद्धिशीलता के लिए प्रसिद्ध थी। इसलिए जब अंग्रेज यहाँ आए तो इन्होंने दक्षिणी क्षेत्र से कुछ लोगों, ढांगर, मुसहर, कुछ जाति के लोगों को अंग्रेजों ने यहाँ लाने का काम किया, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति और ज्यादा हो गई, क्योंकि काम करने वाले दक्षिणी क्षेत्र से यहाँ आ गए। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र के जो लोग यहाँ आए, दक्षिणी क्षेत्र के लोग यहाँ आए तो हम उसकी सभ्यता से प्रभावित हुए और वह हमारी सभ्यता से प्रभावित हुआ, हम उसकी संस्कृति से प्रभावित हुए और वह हमारी संस्कृति से प्रभावित हुआ। कीमियाई प्रक्रिया कहने का अर्थ यही है, जिस तरह पारे में कुछ वस्तुओं को मिलाकर गर्म करने में उसका रूप बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार दक्षिणी क्षेत्र के लोग जब चंपारण में आए, मजदूर आए, तो हमारी संस्कृति से वह प्रभावित हुआ, उसकी संस्कृति से प्रभावित हम हुए। इसीलिए इसको उन्होंने जगदीश माथुर ने इसे कीमियाई प्रक्रिया कहा है। पूछेगा पुंडलिक जी भितिहारवा आश्रम के कुशल एवं साहसी शिक्षक थे। सत्य है, पुंडलिक जी भितिहारवा आश्रम के कुशल शिक्षक थे। उनके जीवन की यह पूछेगा एक शब्द में, पुंडलिक जी भितिहारवा आश्रम के अब कुछ पूछेगा पुंडलिक जी कौन थे, तो लिखेंगे एक शिक्षक थे, भितिहारवा आश्रम के कुशल शिक्षक थे। लेकिन उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं, जब गांधी जी चंपारण आए तो चंपारण में उन्होंने 3 जगह विद्यालय खोला, भितिहारवा, मधुबन और बढ़ारवा, जो ढाका के पूरा है, 3 जगह उन्होंने आश्रम खोला। और पुंडलिक जी भितिहारवा आश्रम में शिक्षक नियुक्त हो गए। और पुंडलिक जी के जीवन की एक सच्ची घटना और कीमती घटना यह है कि पुंडलिक जी क्लास में पढ़ा रहे थे और उस समय ऐसी प्रथा थी कि जब कोई अंग्रेज पदाधिकारी आता था तो घर का मालिक, गृहपति, वह अंग्रेज पदाधिकारी जब घोड़ा से आता था तो घर का मालिक जाकर के उसकी लगाम को पकड़ता था और वह ब्रिटिश पदाधिकारी तब नीचे उतरता था। ऐसे ही एक पुंडलिक जी भितिहारवा आश्रम में पढ़ा रहे थे, क्लास संचालन हो रहा, वर्ग का संचालन हो रहा था। वह ब्रिटिश पदाधिकारी घोड़े पर चढ़ करके विद्यालय के प्रांगण में आया। पुंडलिक जी जान गए कि यह ब्रिटिश पदाधिकारी आया, लेकिन न तो उन्होंने क्लास से निकलने का काम किया और न तो ब्रिटिश पदाधिकारी के घोड़े के नाल को पकड़ने का ही काम किया। यह थी पुंडलिक जी की निर्भीकता, यह थी पुंडलिक जी की महानता, यह थी पुंडलिक जी की साहस का परिचय। तो इसके बारे में अब पूछे, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? तो आप, यह एक ऐसा प्रश्न है, इसकी जरूरत आपको हम आगे भी पड़ेगा। तो उस समय क्या करता था अंग्रेज? सच में मैं बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति को 1 बीघा जमीन थी या 20 कट्ठा जमीन थी, तो उसे 3 कट्ठा जमीन में या 3 कट्ठा भूमि में नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी को 3 कट्ठिया प्रथा भी हम कहते हैं। और जिस खेत में नील की खेती होती थी, उस खेत की उर्वरा शक्ति छीन हो जाती थी, उस खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, जिसकी वजह से कोई भी चंपारण का किसान, कोई भी चंपारणवासी नील की खेती करना नहीं चाहता था, क्योंकि खेत की उर्वरा शक्ति ही समाप्त हो जाती थी। और जिस खेत में नील की खेती हुई, अगली फसल उसमें नहीं हो पाती थी। इसीलिए कुछ
चंपारण के लोग इस नील खेती से बचने के लिए ब्रिटिश जो पदाधिकारी थे उसे घूस के रूप में, कुछ नजराना के रूप में देखते थे ताकि नील की खेती से हम बच जाए। इसके अलावा भी जो अंग्रेज, जो ब्रिटिश पदाधिकारी के दरबार में या घर में कहा जाए कोई फंक्शन होता था, किसी प्रकार का प्रोग्राम होता था, तो तमाम आयोजन का खर्च चंपारण के लोगों को देना पड़ता था, यहाँ के लोगों को देना पड़ता था। फिर आपसे पूछेगा चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया। तो जब महात्मा गांधी आए तो जब 1917 में जब चंपारण आए तो लाने वाले राजकुमार शुक्ला थे और यहाँ किसानों की स्थिति के बारे में कुछ कह चुके थे। गांधी जी जब यहाँ आए तो उन्होंने समझा, यह अनुभव किया कि जब तक शिक्षा की व्यवस्था न की जाएगी, जब तक शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जब तक लोग पढ़ नहीं लेंगे, जब तक लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक यहाँ के लोग या कोई भी व्यक्ति आजादी के महत्व को नहीं समझ पाएगा और आजादी को पाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने चंपारण में 3 आश्रम खोले। एक भितियारवा जो आज अभी पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, और एक है बड़हड़वा और तीसरा है मधुबन। तो आश्रम के बारे में क्या, शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्या किया, आश्रम खोले। कितने आश्रम खोले? 3, भितिहारवा, मधुबन और बड़हड़वा। लेकिन गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता तो यह रही कि भितिहारवा आश्रम जो खुला, अपनी पत्नी को, कितने दूर से आए थे, गुजरात की धरती से चलकर यहाँ आए थे, और जाने के समय अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भितिहारवा आश्रम का कार्य सौंप करके महात्मा गांधी चले गए। देश के और भाग में जाकर आजादी की लड़ाई लड़ने लगे। कितनी महानता थी। क्या वैसे देश से, क्या वैसे मुझे अपने वतन से क्या मोहब्बत नहीं होना चाहिए? क्या उनकी तरह मुझे भी अपनी मिट्टी से लगाव नहीं होना चाहिए? पत्नी को छोड़ करके चले गए। फिर अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी आदर्श थे चरित्र का निर्माण हो। क्या हो? चरित्र का निर्माण हो। उनका यह कहना था कि आदमी को चरित्रवान होना चाहिए। कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। उन्होंने यह कहा, साथ साथ उन्होंने यह कहा कि बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए। सिर्फ जो किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं वे तो सिर्फ किरानी, सिपाही, अफसर होकर के रह जाते हैं। उनका मानना था कि लोग, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वह, उसे नौकरी न मिल पाए तो वह तो भी उसके बावजूद भी अपना भरण पोषण वह ठीक से कर सके। अर्थात उन्होंने उद्योग धंधों की शिक्षा का प्रशिक्षण, या यूं कहा जाए उद्योग धंधों का प्रशिक्षण देने के लिए लोगों को सुझाव दिया, ताकि जिन लोगों को छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाने का अनुभव हो जाएगा, वे अपना भी परिवार चलाएंगे और समाज के लोग भी, आसपास के लोग भी उससे जिंदा रह पाएंगे। जैसे मोमबत्ती उद्योग हो, बटन उद्योग हो, चूड़ी उद्योग। उन्होंने कहा कि इंसान को उद्योग धंधों की भी शिक्षा देनी चाहिए कि किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, या रटने से काम नहीं चलेगा। फिर अगला प्रश्न है, लेखक ने गांधी जी के किस 2 सीखों का उल्लेख किया? गांधी जी की सबसे बड़ी महानता थी देश जो देखा। गांधी जी के बारे में कहना क्या है, गांधी जी कितने महान थे। आज हम लोग 50 वर्ष के हो जाते हैं तो कहते हैं बुढ़े हो गए, 60 वर्ष का आदमी कहता है बुढ़ा हो गए, 65 वर्ष का आदमी कहता है हे भगवान हमको ले चलिए। लेकिन महात्मा गांधी की महानता थी। जानते हो, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आयु कितनी थी? कितने वर्ष के थे? 78 वर्ष के थे। कितना जज्बा और जुनून था। धन्य वैसे आदमी। आगे पूछेगा, गांधी, लेखक ने गांधी जी किस 2 सीखों का उल्लेख किया? तो उन्होंने कहा, सीख के बारे में 2 रखना है। सीख की बात हो 2, एक है निर्भीकता और दूसरा है सत्य। निर्भीकता उनका कहना था डर गया सो मर गया, डर गया सो मर गया।
और फिर उन्होंने कहा मारता क्या ना करता, आदमी को हमेशा निर्भीक होना चाहिए। यह पुंडलिक जी ने कला से जो निकलने का काम नहीं किए, जो जब वो ब्रिटिश पदाधिकारी घोड़े पर सवार होकर जब विद्यालय के प्रांगण में आया तो वो पुंडलिक जी वर्ग से नहीं निकल सके। यह किसका प्रभाव था? यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्भीकता का परिणाम था कि न तो कला से निकले और न घोड़ा के नाल को पकड़े। इसको कहते हैं निर्भीकता। साथ ही साथ उनके जीवन का मूल मंत्र था सत्य। एक हम जानते हैं कि जीवन का मूल मंत्र दो, अहिंसा और सत्य। हिंसा भी न हो। एक बार की बात है, महात्मा गांधी सवेरे टहल निकल रहे थे, सवेरे राम 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 प्रभात फेरी में निकल रहे थे सवेरे। इसी में देखे कि एक गाय उम्र के हिसाब से ज्यादा तेजी से भागी जा रही थी। कुछ ही मिनट बाद सैकड़ों कसाई भाला लाठी गड़ासा अस्त्र शस्त्र लिए हुए आया। महात्मा गांधी से पूछा क्या इस रास्ते से गाय गई है? महात्मा गांधी गाय देखे थे। उन्होंने थोड़ा समय लगा, मिनट भी नहीं लगा। वो सोचने लगे अगर मैं कहता हूं कि मेरे जीवन का दो संकल्प अहिंसा और सत्य, अगर गाय को यह कसाई मारेगा तो हिंसा का पाप लगेगा, मेरा जो अहिंसा का जो व्रत है वह टूट जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि नहीं देखे हैं तो मेरा सत्य का संकल्प है वह भी टूट जाएगा। तो महात्मा गांधी ने बड़ी निर्भीकता के साथ सत्यता का पालन करते हुए कहा, तमाम कसाईयों से कहा कि देखा हूं लेकिन बताऊंगा नहीं, देखा हूं लेकिन बताऊंगा नहीं। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्भीकता थी, यह उनका अपनी वादाओं का परिपालन था। फिर आपसे पूछेगा वो सदा नीरा में किस जिले की सभ्यता और संस्कृति का उल्लेख है? वो सदा नीरा में किस जिले की सभ्यता और संस्कृति का उल्लेख है? तो हम लिखेंगे वो सदा नीरा में चंपारण जिले की सभ्यता और संस्कृति का वर्णन है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।